दोस्तों 1 फरवरी को तारीख और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से पहले भारत सरकार की वित्त मंत्री यानी निर्मला सीतारमण ने फाइनली इस साल के भविष्य में कितने पैसे कहाँ खर्च करने हैं ये सब बता दिया और देश को उसका एक फाइनेंशियल बजट मिल गया। ये बजट इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये मोदी सरकार की दूसरी पारी का आखिरी बजट था और अगले साल होने वाले चुनाव के नजरिए से ये बढ़ती सरकार की किस्मत तय करेगा। इसलिए आइए जानते हैं क्या इस बजट की मदद से निर्मला सीतारमण ने केंद्र की बीजेपी सरकार को 2024 के लिए तैयार कर लिया है, या फिर ये बजट आने वाले दिनों में जिसकी लोगों के साथ साथ सरकार के लिए भी चुनौती बनने वाला है। साथ ही ये भी जानते हैं कि सरकार ने हेल्थ, एजुकेशन और डिफेंस पर इस बार कितने पैसे खर्च किए। दोस्तों आपको बता दें, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपने 5वें और देश के 75वें बजट में कई बड़े ऐलान किए जिसमें गरीब से लेकर मिडिल क्लास तक का खास ख्याल रखा गया है। अपने 1 घंटे 27 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री ने पूरे देश को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि अब तक सब कुछ सही है और अब आने वाले दिनों में भी उनकी सरकार डेवलपमेंट की नई ऊंचाई छूने के लिए तैयार है। सबसे पहले बात टैक्स की बड़ी छूट की करते हैं क्योंकि इस बात से ही मिडिल क्लास की फाइनेंशियल सेहत तय होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपकी एनुअल इनकम 7 लाख या उससे कम है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। मोदी सरकार 2.0 के लास्ट फुल बजट में मिडिल क्लास लोगों का सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया। सरकार ने बजट में टैक्स छूट का ऐलान कर दिया है। ये छूट सिर्फ नई टैक्स रेजिम के तहत मिलेगी। अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए लोगों के पास 2 ऑप्शन बने रहेंगे। मिडिल क्लास से लोअर क्लास की तरफ चलें तो बजट में गरीबों के लिए केंद्र सरकार का सबसे बड़ा ऐलान हाउसिंग स्कीम को लेकर हुआ। पिछले साल के मुकाबले सरकार ने इस बार हाउसिंग स्कीम के बजट में 66% की ग्रोथ की है। पिछली बार हाउसिंग स्कीम की 48,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। इसके जरिए देश भर में रूरल और अर्बन एरियाज में कुल 80 लाख घरों का कंस्ट्रक्शन किया गया। पीआईबी के एक नोटिफिकेशन के अनुसार 3 जनवरी 2022 तक कुल 1.14 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 53.42 लाख घरों का कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन किया जा चुका है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नई टेक्निक्स का उपयोग करके 16 लाख घरों का निर्माण किया जा रहा है और इस बार इसमें बजट बढ़ने से अब सबके पास घर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। गरीबों के बाद बात अगर देश के किसानों की करें तो किसानों के लिए भी इस बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं। इसके तहत इस साल 20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन देने का टारगेट रखा गया है, जिससे देश के लाखों किसानों को बहुत फायदा होने की बात कही गई है। इसके अलावा किसानों के लिए अब किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। यहाँ किसानों के लिए उनकी जरूरत से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार ने मछली पालन की नई सब प्लान में 6,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का फैसला लिया है, यानी कि इस बार एक नए सेक्टर में भी किसान अपना हाथ आजमा सकते हैं। किसानों के बाद बात अगर युवाओं की करें तो यहाँ मामला थोड़ा ढीला ही नजर आया है क्योंकि बजट में एम्प्लॉयमेंट और जॉब शब्द का सिर्फ 4 बार इस्तेमाल किया गया है। वित्त मंत्री ने पीएम स्किल डेवलपमेंट स्कीम 4.0 वर्जन लॉन्च करने की बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं को इंटरनेशनल लेवल पर नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के तहत 47 लाख युवाओं को सपोर्ट देने के लिए 3 साल तक भत्ता देने की बात कही गई है, लेकिन ये सब पिछले कई सालों से किया जा रहा है जिसका पॉजिटिव रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। इसलिए इस बार के बजट में भी यूथ्स के लिए कुछ नहीं था। टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ ही कई सारे प्रोडक्ट्स के सस्ते होने की बात कही गई है। आपको बताएं कि इस साल मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल और एलईडी टेलीविजन की कीमतों पर असर पड़ने वाला है। इसका कारण कस्टम ड्यूटी, सेस और सरचार्ज दर में बदलाव है। इस बदलाव से मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरी पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में लगने वाली बैटरी से भी कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि लिथियम बैटरी पर अभी 5 से 15% के बीच इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इसके खत्म होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ऐसे में मोबाइल और ईवी की कीमतें कम होंगी। तो ये तो तय है कि यानी इस साल अगर आप कार लेने की सोच रहे हैं तो क्यों ना एनवायरनमेंट को सेव करते हुए इलेक्ट्रिक कार लें। इसके अलावा बजट में इलेक्ट्रिक किचन चिमनी पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई है। इसका मतलब देश में बनने वाली चिमनी सस्ती होगी। इसके साथ टेलीविजन पैनल में इंपोर्ट ड्यूटी 2.5% कर दी गई है। वित्त मंत्री के ऐलान का मतलब है कि अगर आप टीवी लेने की सोच रहे हैं तो खुशखबरी है क्योंकि एलईडी टीवी के सस्ते करने का ऐलान कर दिया गया है। तो इस बजट एक टीवी अपने घर ले आइए। वित्त मंत्री ने देश में साइकिल की कीमतें कम होने का भी ऐलान किया। साइकिल के अलावा देसी खिलौने यानी भारत में बने खिलौने भी इस साल सस्ते होंगे। वहीं अगर आप फोटोग्राफी का शौक रखते हैं
तो ये साल आपके लिए है, क्योंकि इस साल कैमरा लेंस भी सस्ते होंगे, जिसका मतलब है कि कैमरों की कीमतें भी देश में कम होंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सब कुछ सस्ता ही होगा, क्योंकि इस साल विदेश से आने वाली चांदी की चीजें महंगी होंगी, सोने और प्लैटिनम से बने सामान भी महंगे होंगे, सिगरेट के दाम भी बढ़ने वाले हैं, यानी सिगरेट पीने से आपकी जेब भी कट जाएगी। इसलिए आज ही छोड़िए। अब बात अगर महिलाओं की करें तो इस बजट में महिलाओं के लिए क्या है, तो वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में महिलाओं के लिए एक बचत योजना का ऐलान भी किया। इस स्कीम के तहत एक साथ जमा किए गए पैसे पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। सरकार महिला सम्मान बचत पत्र जारी करेगी, जो कि 2 साल के लिए जारी किए जाएंगे। इसके तहत किसी महिला या लड़की के नाम से 2 साल के लिए 2 लाख रुपए तक जमा करवाए जा सकेंगे। इस स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट करने वालों को सरकार सालाना 7.75% इंटरेस्ट देगी, जो कि एक अच्छी खबर है। इस योजना में साल 2025 तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना को आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है। इस सब के अलावा इस बजट से देश में 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड भी बनवाए जाएंगे। रेलवे के खर्च के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिस पर पहले अलग से बजट पेश होता था, लेकिन अब फाइनेंस मिनिस्टर इस बजट को भी पेश करता है। रेलवे के अलावा एमएसएमई यानी छोटे बड़े उद्योगों को 9,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी और ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ रुपए जैसे बड़े ऐलान किए गए। अब आते हैं उन 3 सेक्टर के बजट पर जिससे देश का फ्यूचर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, यानी हेल्थ, एजुकेशन और डिफेंस। बजट 2023-24 में हेल्थ सेक्टर के लिए 89,155 करोड़ रुपए अलॉट किए गए, जो कि 2022-23 में आवंटित की गई 79,145 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 13% ज्यादा है। वहीं आयुष मंत्रालय के लिए बजट आवंटन 28% इंक्रीज के साथ 2,845.75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3,647.50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बजट में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को आवंटित 89,155 करोड़ रुपए में से 86,175 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जबकि 2,980 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च को आवंटित किए गए। अब आते हैं एजुकेशन सेक्टर पर, तो साल 2023-24 में सरकार ने एजुकेशन सेक्टर को 1.12 लाख करोड़ के बजट अलॉट किया है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। साल 2022-23 में सरकार ने एजुकेशन सेक्टर के लिए 1,04,277 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। इस साल के बजट को अगर समझें तो शिक्षा मंत्रालय के स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट को 68,804.85 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जबकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को 44,094.62 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 से बनाए गए मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे। एजुकेशन के बाद आखिर में अगर बात डिफेंस बजट की करें तो वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजटों में डिफेंस सेक्टर के लिए एलोकेटेड अमाउंट बढ़ाकर 5.94 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि पिछले साल 5.25 लाख करोड़ रुपए थी। ये सरकार के कुल बजट का करीब 13.31% और देश की कुल जीडीपी का 2.9% था। रक्षा बजट का करीब आधा हिस्सा मिलिट्री पर्सनल की सैलरी और पेंशन के लिए जाता है। इस बार रक्षा बजट में सरकार ने नए हथियारों की खरीद, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, डिफेंस सेक्टर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और आत्मनिर्भर भारत पर खासा जोर दिया है। सरकार ने डिफेंस बजट में ऐसे समय में बढ़ोतरी की है जब ईस्टर्न बॉर्डर पर पिछले करीब 2 सालों से चीन के साथ खराब स्थिति बनी हुई है। अब आइए जरा जल्दी से ये समझ लें कि आखिर बजट का मतलब क्या होता है। यूनियन बजट किसी फाइनेंशियल ईयर में होने वाली इनकम और एक्सपेंसेस से जुड़ा डॉक्यूमेंट है। ये फाइनेंशियल ईयर हर साल 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च को समाप्त होता है, यानी कि अभी जो बजट सरकार लेकर आई है वो इस साल अप्रैल से लागू होगा। इस तरह से हमने इस वीडियो में देश के हर सस्पेक्ट के लिए अलॉट हुए बजट के बारे में आपको जानकारी दे दी है, जिससे कि हमारा और आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। बजट के अगले वीडियो में हम इन सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे कि ये बजट एक आम नागरिक के लिए कितना अच्छा और कितना खराब है। तब तक के लिए अगर आपको भी इस बजट से कोई इश्यू या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।